हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिहॉलिक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमपीएस 001 पॉलिटिकल थ्योरी के दिसंबर 2025 के पीवाईक्यूज। उसका फर्स्ट सेक्शन हम इसमें कवर करेंगे, मतलब 1 to 5 क्वेश्चंस, और आगे के 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, what is political theory? Explain. Introduction. Political theory is a core branch of political science that deals with ideas, concepts, and principles about politics, government, and society. पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस का एक मेन ब्रांच है जो किन चीज़ों से डील करता है, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट और सोसाइटी के आइडियाज से, कंसेप्ट और उनके प्रिंसिपल से। It seeks to understand, evaluate and prescribe how political system should function. ये political system को समझता है और उसको evaluate करता है और फिर हमें बताता है कि कैसा political system होना चाहिए। It is both descriptive and normative. Descriptive मतलब कि ये describe करता है कि political theory कैसा है, और normative मतलब ये बताता है कि political theory या political system कैसा होना चाहिए। Meaning of political theory. Political theory refers to a systematic study of political ideas such as liberty, equality, justice, rights and democracy. ये किस पॉलिटिकल थ्योरी किसके सिस्टमैटिक स्टडीज को रेफर करता है? इसमें हम पढ़ते हैं लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस, राइट और डेमोक्रेसी के बारे में। इट इन्वॉल्व्स फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन पॉलिटिकल लाइफ एंड इंस्टीट्यूशंस। ये फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस मतलब जो फिलोसफर्स ने अपने जो व्यूज दिए हैं ना पॉलिटिकल लाइफ पे, इंस्टीट्यूशंस पे, उन चीज़ों को भी ये रिफ्लेक्ट करता है, हमें बताता है उन चीज़ों के बारे में। इट एक्सप्लेन्स द नेचर, पर्पस एंड लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट। ये स्टेट के नेचर, पर्पस और लेजिटिमेसी को भी एक्सप्लेन करता है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। फर्स्ट है नॉर्मेटिव नेचर। ये फोकस करता है कौन से आइडियाज पे, लाइक जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। नेक्स्ट है एनालिटिकल नेचर, क्लैरिफाइज कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जामिन आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकली। ये कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करता है और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको लॉजिकली एग्जामिन करता है। हिस्टोरिकल नेचर, स्टडीज आइडियाज ऑफ थिंकर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, मार्क्स एंड एक्सेट्रा। हिस्टोरिकल नेचर जो है पॉलिटिकल थ्योरी का, ये स्टडी करता है जो हिस्ट्री के हमारे जो थिंकर्स रह चुके हैं, जिन्होंने अपने व्यूज दिए हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, ये उनको स्टडी करता है। क्रिटिकल नेचर, और ये क्रिटिसाइज भी करता है कि कौन सा सिस्टम हमारे लिए सही है, कौन सा पावर सही है या क्या चीज हमारे लिए सही नहीं है। फोर्थ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल कंसेप्ट क्लियरली, टू इवेल्युएट पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का? तो फर्स्ट है पॉलिटिकल के कॉन्सेप्ट्स को हमें क्लियरली अंडरस्टैंड करने का ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल थ्योरी का। उसके बाद है टू इवेल्युएट पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि अलग अलग जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, वो सोसाइटी के साथ इवॉल्व होते हैं, तो ये उनको इवेल्युएट करता है। नेक्स्ट है टू गाइड पॉलिटिकल एक्शंस एंड पॉलिसी मेकिंग। और पॉलिटिकल थ्योरी हमें गाइड करता है कि पॉलिटिकल एक्शंस कैसे होने चाहिए, पॉलिसी कैसे बनना चाहिए, क्या फॉर्मेट होता है पॉलिसी बनाने का, या कैसी पॉलिसी वर्क करेगी लोगों के लिए। टू रिजॉल्व पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू रीजन्ड आर्ग्यूमेंट्स। और पॉलिटिकल थ्योरी हमारी हेल्प करता है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में। उसके बाद है की कॉन्सेप्ट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब हम पॉलिटिकल थ्योरी में किन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का मीनिंग है ओवरऑल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम होनी चाहिए एक सोसाइटी में। इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए सबके लिए। जस्टिस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड राइट्स। जो रिसोर्सेज या जो राइट्स हैं उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। राइट्स, क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड स्टेट। क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड स्टेट्स। राइट्स वो चीज़ होती है जो हमारी सोसाइटी और स्टेट रिकॉग्नाइज करती है क्लेम्स हमारे लिए। पावर एंड अथॉरिटी, हु गवर्न्स एंड वाई पीपल ओबे। और क्या पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल थ्योरी में? पावर और अथॉरिटी, मतलब कौन लोग हमें गवर्न करेंगे और कौन लोग उनको फॉलो करेंगे। फिर है अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। इसके डिफरेंट अप्रोचेस भी हैं पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करने के। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच, focus on philosophy and values associated with thinkers like Plato and Aristotle.
जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें हम फिलॉसफी और वैल्यूज़ को पढ़ते हैं पुराने टाइम के जो ट्रेडिशनल है, और ये किन थिंकर से एसोसिएट है, प्लेटो और एरिस्टोटल से। फिर है मॉडर्न बिहेवियरल अप्रोच, साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। मॉडर्न और बिहेवियरल अप्रोच में क्या पढ़ते हैं हम, साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम पॉलिटिक्स की, और ये फैक्ट्स, डाटा और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। फिर है कंटेम्प्रेरी अप्रोच, combines both normative and empirical methods, includes feminism, postmodernism and multiculturalism. Last है conclusion. Political theory is essential for understanding and shaping political life. Political theory हमारे लिए बहुत ही important है एक political life को समझने और उसको shape करने के लिए. It not only explains political realities but also provide a vision for just and fair society. पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ पॉलिटिकल के रियलिटीज जो सोसाइटी में चल रहा है सिर्फ वो एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि हमें एक विजन देता है कि कैसी एक जस्ट और फेयर सोसाइटी, मतलब एक सही और जिसमें इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, ऐसी सोसाइटी हम कैसे बना सकते हैं। बाय कंबाइनिंग एनालिसिस, वैल्यूज एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इट रिमेन्स हाईली रिलेवेंट इन बोथ एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रेस द Genesis of democracy. Introduction. Democracy derived from the Greek word demos, people, and kratos, literally means rule of the people. जो democracy word है वो Greek word से derive किया गया है, जिसका मतलब है demos का मतलब people and kratos का मतलब rule. इसका literal meaning क्या है, rule of the people, मतलब लोगों का शासन. Its genesis is not a single event but a gradual historical evolution shaped by political, social and economic transformations across different civilizations. जो डेमोक्रेसी है इसका जो जेनेसिस है, मतलब जो पुराने टाइम से जो चलता आ रहा है, वो सिर्फ थोड़े टाइम में नहीं हुआ है, सिर्फ सिंगल इवेंट में नहीं हुआ है ये ग्रो, ये एक ग्रेजुअल मतलब बहुत स्लो और हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, मतलब ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है, अलग अलग टाइप्स के सिविलाइजेशन सोसाइटी के साथ साथ ये ट्रांसफॉर्म होता आ रहा है, मतलब इवॉल्व होता आ रहा है। तो फर्स्ट है एंशिएंट ओरिजिन्स, ग्रीक सिटी स्टेट्स। ग्रीक सिटी स्टेट्स में इसका ओरिजिन हुआ था। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज ट्रेस्ड टू एंशिएंट ग्रीस, पर्टिकुलरली एथेंस, 5th century BCE. It was a direct democracy where citizens participated directly in decision making. तो फर्स्ट टाइम जो डेमोक्रेसी है वो कहाँ पे यूज हुई थी, कहाँ पे फॉर्म हुई थी, ग्रीक में, एंशिएंट ग्रीक में, ठीक है। और वहाँ पे कौन सी डेमोक्रेसी यूज हुई थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं थी, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, डायरेक्ट लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे और अपना डिसीजन मेकिंग करते थे। इसके की फीचर्स थे असेंबली, काउंसिल एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। हाउएवर इट वाज लिमिटेड, वुमेन, स्लेव्स एंड फॉरेनर्स वर एक्सक्लूडेड। लेकिन इसमें 3 तरह के लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया था, वुमेन को, स्लेव्स को और फॉरेनर्स को, इनको इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया था, इस डेमोक्रेसी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। रोमन कंट्रीब्यूशन, द रोमन रिपब्लिक इंट्रोड्यूस्ड एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस। फिर आए रोमन रिपब्लिक, इन्होंने अपने कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए। इंस्टीट्यूशंस लाइक द सीनेट एंड इलेक्टेड मजिस्ट्रेट्स इन्फ्लुएंस्ड लेटर डेमोक्रेटिक सिस्टम्स. Though not fully democratic, it contributed ideas of rule of law, mixed constitutions. ये fully democratic तो नहीं थे, but इसमें ideas थे हमारे rule of law के और mixed constitutions के। फिर आया medieval period, feudal constraint and early developments. Democracy declined during feudalism, where power was centralized in monarchies. जो फ्यूडलिज्म का टाइम था, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स का उस टाइम रूल हुआ करता था, तो उस टाइम में जो डेमोक्रेसी है वो डिक्लाइन कर गया था। वहां पे उस टाइम रूल किसका ऊपर पावर हो गया था, मोनार्कीज का, मतलब किंग और क्वींस, इनका रूल उस टाइम ऊपर हो गया था। हाउएवर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अकर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुए, लेकिन जैसे कि मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड में किंग की पावर को इससे लिमिट कर दी गई मैग्ना कार्टा इंट्रोड्यूस करके। एमर्जेंस ऑफ पार्लियामेंट एंड सेनेटिव इंस्टीट्यूशंस। फिर है रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन। द रिनेसेंस रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन क्लासिकल आइडियाज ऑफ सिटीजनशिप एंड पार्टिसिपेशन. द रिफॉर्मेशन चैलेंज्ड अथॉरिटी, प्रमोटिंग इंडिविजुअल कंसाइंस एंड क्वेश्चनिंग एब्सोल्यूट रूल. जो रिनेसेंस, जो नई जनरेशन आई उसके बाद
उन्होंने क्या किया, रिनेसेंस किया, मतलब कि जैसे होता है ना रिवॉल्यूशन टाइप का, वो चीज की उन्होंने, और उन्होंने चैलेंज किया जो अथॉरिटी या जो भी इंडिविजुअल के फ्रीडम को रोक रही थी, उनको उन्होंने क्वेश्चन किया और चैलेंज किया। दीज मूवमेंट्स इनडायरेक्टली सपोर्टेड डेमोक्रेटिक थिंकिंग, इस इन मूवमेंट्स ने इनडायरेक्टली डेमोक्रेटिक थिंकिंग को, मतलब डेमोक्रेटिक सोच को एक बढ़ावा दिया, सपोर्ट दिया। एनलाइटनमेंट थिंकर्स एंड आइडियाज, अब कौन से थिंकर्स इसमें इन्वॉल्व थे एनलाइटनमेंट में? द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी वॉज शेप्ड बाय एनलाइटनमेंट फिलोसफर्स, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का वो शेप किया गया एनलाइटनमेंट के फिलोसफर्स से, ठीक है, मतलब जिन्होंने आगे का रास्ता दिखाया डेमोक्रेटिक होने का, लोगों की राइट के लिए जिन्होंने बात की, अथॉरिटीज को चैलेंज किया, उन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है जॉन लॉक, इन्होंने नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, और जो इनके अकॉर्डिंग लोगों को बर्थ से ही राइट होता है, नेचुरल राइट्स होते हैं लाइफ का, लिबर्टी का और प्रॉपर्टी का, और जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, लोगों के ही कॉन्सेंट से होनी चाहिए। फिर आए जीन जैक्वेस रूसो, पॉपुलर सॉवर्निटी एंड जनरल विल, ये इंट्रोड्यूस करते हैं पॉपुलर सॉवर्निटी और जनरल विल को। फिर मॉन्टेस्क्यू ने कहा सेपरेशन ऑफ पावर्स, मॉन्टेस्क्यू ने पावर्स को सेपरेट किया जिससे कि लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को पा सके, उसको फ्रीडम को पा सके। दीज आइडियाज लेड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, और इन्हीं आइडियाज ने फाउंडेशन बनाया, एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए एक बेस बनाया। फिर है डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशंस, अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776 established a republic based on liberty and representation। अब डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशंस आए, मतलब अब हर कंट्री में कुछ अलग अलग सेंचुरीज में, अलग अलग कंट्रीज में रिवॉल्यूशन होने लगे, लोगों अपने राइट्स के लिए रिवॉल्यूशन करने लगे। फर्स्ट है अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपनी फ्रीडम के लिए रिवॉल्यूशन करते हैं। फिर हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, जो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है। These revolutions transformed democracy from theory into practice। इन रिवोल्यूशंस ने डेमोक्रेसी को सिर्फ थ्योरी से नहीं बल्कि उनको रियलिटी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ट्रांसफॉर्म किया, मतलब रियलिटी में भी उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया। एक्सपेंशन इन द 19th सेंचुरी, अब ऐसे धीरे धीरे जो डेमोक्रेसी है वो इवॉल्व करता गया, एक्सपेंड होता गया। और 19th सेंचुरी में क्या क्या चीजें आई डेमोक्रेसी की? ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स में एक्सटेंशन आया है ना, फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन आया, जो आपने सुना है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हर एक पर्सन को राइट टू वोट होना चाहिए। राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, और पॉलिटिकल पार्टीज राइज करने लग गई, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बनने लग गए। मूवमेंट फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज गेन्ड मोमेंटम, जो मूवमेंट्स होने लगे लोगों के अपने राइट्स के लिए, उसने बहुत ज्यादा गेन किया, पॉपुलैरिटी बहुत गेन की। डेमोक्रेसी बिकम मोर इंक्लूसिव ओवर टाइम, डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता गया टाइम के साथ साथ। फिर है 20th सेंचुरी डेवलपमेंट, अब 20th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट हुए डेमोक्रेसी में वो पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी स्प्रेड ग्लोबली आफ्टर वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेमोक्रेसी है वो ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। डिक्लाइन ऑफ कॉलोनियलिज्म लेड टू डेमोक्रेटिक सिस्टम इन न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, और वर्ल्ड वॉर के बाद जो न्यू कंट्रीज जो इमर्ज हुई थी, जो इंडिपेंडेंट हुई थी, लाइक इंडिया, अमेरिका, ये सब कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हुई थी न्यू, यहाँ पे कॉलोनियलिज्म का एंड हुआ था, और फिर इनको भी डेमोक्रेसी का मतलब समझ आ गया था, अपने राइट्स के लिए ये भी फाइट करने लग गए थे। और फिर वेलफेयर स्टेट इमर्ज हुआ जिसने अपने सोशल और इकोनॉमिक राइट्स पे फोकस किया। डेवलपमेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी कंबाइनिंग पॉलिटिकल फ्रीडम विद रूल ऑफ लॉ, जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो डेवलप करने लग गया, और किन चीजों को कंबाइन करके, फ्रीडम को, पॉलिटिकल फ्रीडम को और रूल ऑफ लॉ को। फिर आया कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी, मतलब आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी चल रही है ना, कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी जो है। मॉडर्न डेमोक्रेसी इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज, रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी। इन सब चीजों पे कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी ने फोकस किया। न्यू डायमेंशंस, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, और फिर न्यू डायमेंशंस आ गए डेमोक्रेसी के। मॉडर्न डेमोक्रेसी के साथ साथ जो डेमोक्रेसी के जो न्यू डायमेंशंस है वो आ गए। कौन कौन से? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एंड डिजिटल डेमोक्रेसी।
फिर है कंक्लूजन। द जेनेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्रॉम एंशंट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन टू मॉडर्न रिप्रेजेंट सिस्टम। जो डेमोक्रेसी का जो जेनेसिस है ये बहुत टाइम से इवॉल्व होते हुए एक प्रोसेस है जो पुराने टाइम से, एंशंट के टाइम से, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन से आज के टाइम का रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम तक आ गया है। इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमैनिटीज कंटिन्यूस स्ट्रगल। ये रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन का कंटिन्यूस स्ट्रगल इक्वालिटी, फ्रीडम और पार्टिसिपेशन के लिए जो इन्होंने स्ट्रगल करते आए हैं ह्यूमन बीइंग, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। डिस्पाइट चैलेंजेस, डेमोक्रेसी रिमेन्स द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टुडे। आज के टाइम में वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी ये पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट्स? इलेबोरेट। Introduction. Rights are the essential socio-legal conditions that allow individuals to develop their personalities and live a life of dignity. Right? ऐसे essential social legal conditions है, ऐसी conditions है हमारी लाइफ की जो हमें हर एक इंडिविजुअल को अलाउ करती हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की और एक अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीने की। According to Harold Lasky, right are those conditions of social life without which no man can seek in general to be at his best. अब हेरोल्ड लास्की के अकॉर्डिंग राइट क्या है? ये राइट वो कंडीशंस है हमारे सोशल लाइफ के जिसके बिना कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी मैन अपनी बेस्ट लाइफ नहीं जी सकता। दे सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। जो राइट्स हैं वो एक इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन, एक सोसाइटी में रह रहे पर्सन और वहां की गवर्नमेंट, स्टेट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है सोशल क्लेम्स। राइट्स आर नॉट आइसोलेटेड डिजायर्स, दे आर क्लेम्स मेड बाय इंडिविजुअल्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। राइट्स आइसोलेटेड डिजायर्स नहीं है, मतलब राइट्स ऐसी चीज नहीं है कि हम बस अपने माइंड में सोच रहे हैं या कुछ हम चाहते हैं करना। राइट्स वो चीज है जो सोसाइटी ने एक्सेप्ट करी है और हर एक इंडिविजुअल को लिए रिकॉग्नाइज्ड की गई है कि हाँ हर एक पर्सन को राइट्स होने चाहिए। और स्टेट प्रोटेक्ट भी करता है इन राइट्स को, है ना, कि लीगल फोर्स स्टेट जो है स्टेट उसको लीगली राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कि किसी भी पर्सन के राइट को वायलेट ना किया जाए, हर एक पर्सन को इक्वल राइट्स मिले। यूनिवर्सल एंड इक्वल राइट्स बिलोंग टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर और कास्ट। अब जो यूनिवर्सल और इक्वल है मतलब राइट्स जो है वो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए है, बिना इस चीज पे बेस्ड कि वो किस रिलीजन से आ रहा है, किस रेस से आ रहा है, क्या कलर है उसका, क्या जेंडर है और क्या कास्ट है। उसके बाद है नॉट एब्सोल्यूट। राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे अगर हमारी कंट्री पे कुछ नेशनल सिक्योरिटी की कोई चीज आती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है और तब लोगों के राइट्स को लिमिट भी किया जा सकता है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इनसेपरेबल फ्रॉम ड्यूटीज, एवरी राइट कैरीज अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। माई राइट टू लाइफ इम्प्लाइज योर ड्यूटी नॉट टू हार्म मी। हर एक राइट के साथ एक ड्यूटीज होती हैं, है ना। जैसे कि अगर मेरे को राइट है, राइट टू लिव, तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप मेरे राइट को क्या ना करो, उसको हार्म ना करो। फिर है डिफरेंट थ्योरीज ऑफ राइट्स। अब राइट के डिफरेंट थ्योरीज पढ़ते हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स हैज इवॉल्व्ड थ्रू वेरियस थ्योरेटिकल लेंसेज। फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स एडवोकेटेड बाय जॉन लॉक। दिस थ्योरी सजेस्ट rights, life, liberty, property are inherent to human nature and exist prior to the state. अब इसमें जॉन लॉक कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उनको बर्थ से ही राइट्स मिलती हैं, लाइफ की, लिबर्टी की और प्रॉपर्टी की, और ये राइट्स नेचर से मिली है ह्यूमन को, है ना। जब एक पर्सन बॉर्न होता है तो तब से ही ये राइट्स उसको मिली हैं और ये स्टेट से भी पहले से एग्जिस्ट करती हैं, तो स्टेट इनको नहीं रोक सकता। फिर है लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स proposed by thinkers like Jeremy Bentham. This view argues that rights are not natural but are creation of law and the state. अब है लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स। ये किसने प्रपोज किया? जेरेमी बेंथम ने। और ये कहते हैं कि जो राइट्स है वो नेचुरल नहीं है, वो लॉ और जो स्टेट है हमारी, जो गवर्नमेंट और जो लॉ है वो ही क्रिएट करते हैं राइट्स को। फिर है हिस्टोरिकल थ्योरी। ये हिस्टोरिकल थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो राइट्स है वो क्या है, लॉन्ग टाइम से जो ट्रेडिशंस और जो कस्टम्स चलते आ रहे हैं और जो जनरेशन के साथ इवॉल्व होते गए हैं वो ही है आज के टाइम में राइट्स। फिर सोशल वेलफेयर थ्योरी है assert that
Rights are conditions created to achieve the greatest happiness of the greatest number. सोशल वेलफेयर थ्योरी क्या कहता है कि अगर कोई राइट्स इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, मतलब कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैप्पी रख रहे हैं कोई राइट्स, तो वो राइट्स सही है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। अब डिफरेंट टाइप्स के राइट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है सिविल राइट्स। दिस इंक्लूड्स द राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। दे प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर अ सिविलाइज्ड लाइफ। जो सिविल राइट्स है वो हमें राइट देते हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अपने बोलने की आज़ादी होती है ना, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी, इन सब चीज़ों को वो फ्रेम करती है। ठीक है। फिर है पॉलिटिकल राइट्स। दीज अलाउ सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट सच एज राइट टू वोट, द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस। अब पॉलिटिकल राइट्स हमें अलाउ करते हैं, सिटीजन्स को अलाउ करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का, मतलब राइट टू वोट का, इलेक्शंस कंटेस्ट करने का, पब्लिक ऑफिस में इन्वॉल्व होने का, उसमें एक पोजीशन होल्ड करने का। फिर है इकोनॉमिक राइट्स। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एम्फसाइजेस दीज एज एसेंशियल फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो एम्फसाइज करता है कि अगर हमें हमारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स अच्छे से एंजॉय करने हैं, मतलब उनको यूज सही से करना है, तो हमें उसमें राइट टू वर्क, फेयर वेजेस और सोशल सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व करनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स पढ़ लेते हैं। चेक ऑन टायरनी, मतलब कि राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हर एक इंडिविजुअल को फ्रॉम द आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। जो राइट्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट कोई गलत यूज ना करे अपनी पावर का। फिर है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। दे प्रोवाइड द नेसेसरी एनवायरनमेंट फॉर इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड फिजिकल ग्रोथ। जो हमारे राइट्स है वो हमें एक नेसेसरी मतलब एक ज़रूरी और अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं हमें हमारे मॉरल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए। फिर है फाउंडेशन ऑफ जस्टिस। जो राइट्स है वो इंश्योर करते हैं कि हर एक पर्सन जो सोसाइटी में रह रहा है वो इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, इक्वली रिस्पेक्ट मिल रही है उसको, और इक्वली उसको सारे राइट्स और हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है। आज कंटेम्प्रेरी टाइम में राइट्स का क्या यूज़ है या क्या पोजीशन है राइट्स की, एक बार वो देख लेते हैं। The concept of rights has expanded into the realm of human rights, which are universal and belong to everyone regardless of nationality or legal status. आज के टाइम में जो राइट्स हैं वो एक एक्सपेंड हो चुके हैं ह्यूमन राइट्स के तरह बिल्कुल, जो कि यूनिवर्सल है और हर एक ह्यूमन बीइंग को मिले हुए हैं, है ना, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी लीगल स्टेटस का हो या ना हो, हर एक ह्यूमन बीइंग को ये राइट्स मिले हुए हैं। For a democratic state like India, right serves as a shield against the tyranny of the majority or the state, ensuring that every individual can live with dignity. हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जैसे कि इंडिया में जो राइट्स हैं वो एक शील्ड है, मतलब एक प्रोटेक्शन की तरह है हमारे गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट जो है हमारी वो अथॉरिटेरियन ना बन जाए, टायरेनी ना बन जाए, मतलब वो ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से अपनी पावर चला रही है, डिक्टेटर ना बन जाए हमारा जो गवर्नमेंट है। इस चीज़ को वो इंश्योर करता है और हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी और उसकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। अब है क्वेश्चन 4। एग्जामिन द कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन लिबर्टी। लिबर्टी इज अ फाउंडेशनल कंसेप्ट इन पॉलिटिकल थ्योरी, ट्रेडिशनली डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। जो लिबर्टी है वो एक हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, जो कि ट्रेडिशनल टाइम से इसको डिफाइन किया जाता है कैसे, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, मतलब कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। जब किसी प्रॉब्लम या किसी रुकावट की एब्सेंस होती है तो वो चीज़ कहलाती है लिबर्टी। However, contemporary debates have moved beyond simple definitions to explore complex relationship between individual, the state and the society. लेकिन आज के टाइम का जो कंटेम्प्रेरी डिबेट्स हैं वो पुराने एक सिंपल डेफिनेशन से काफ़ी आगे तक एक्सप्लोर कर चुके हैं, और जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है हमारा इंडिविजुअल, स्टेट और सोसाइटी के बारे में, ये उसको एक्सप्लेन करता है। तो फर्स्ट है नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसाई बर्लिन ने। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कंटेम्प्रेरी डिबेट इज इसाई बर्लिन्स डिस्टिंक्शन। सबसे ज़्यादा डिबेट्स इसी टॉपिक पे हुए हैं जो ये इसाई बर्लिन ने डिस्टिंग्विश किया है ना, और नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो नेगेटिव लिबर्टी है इन्होंने फ्रीडम फ्रॉम, मतलब एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से जब हमें फ्रीडम होती है तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव लिबर्टी। It focuses on a protected sphere where an individual can act without the state or others stopping them.
फिर है पॉजिटिव लिबर्टी, डिफाइन एज फ्रीडम टू बी वंस ओन मास्टर। और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है एसाई बर्लिन के अकॉर्डिंग? जो कि हमें फ्रीडम देता है अपनी अपनी लाइफ को मास्टर करने का, अपनी लाइफ का बेस्ट, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए। फिर है डिबेट्स, क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी लाइक बर्लिन हिमसेल्फ वार्न इट can lead to authoritarianism if the state decides what an individual true self should want. Conversely, critics of negative liberty argue that a starving person is free to eat in a negative sense but lacks the actual capacity to do so. फिर है लिबर्टेरियनिज्म एंड मिनिमल स्टेट। जो थिंकर्स हैं रॉबर्ट नॉजिक जैसे, ये आर्ग्यू करते हैं कि जो एब्सोल्यूट वर्जन ऑफ लिबर्टी है, वो कहते हैं कि एनी स्टेट इंटरवेंशन इंक्लूडिंग टैक्सेशन फॉर वेलफेयर इज अ वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सेल्फ ओनरशिप। ये कहते हैं कि लोगों को क्या होना चाहिए, एक एकदम एब्सोल्यूट फ्रीडम होनी चाहिए, एब्सोल्यूट लिबर्टी होनी चाहिए, मतलब कोई रोक टोक होनी ही नहीं चाहिए स्टेट के थ्रू, है ना। स्टेट के द्वारा कोई रोक टोक या कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो टैक्सेशन हो या कोई भी चीज हो, वायलेशन नहीं होना चाहिए लोगों के राइट्स का, उनके सेल्फ ओनरशिप का। लिबर्टी इज सीन एज इनकम्पैटिबल विद स्टेट मैंडेटेड इक्वालिटी। फिर है कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स। अब लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, डिबेट पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें हमें क्रिटिक्स भी पढ़ने होंगे कि किसने क्या बोला है लिबर्टी के बारे में। तो communitarian critics, communitarians like Michael Sandel and Charles Taylor argue that the liberal view of liberty is too atomistic. They argue that individuals are embedded in social contexts. True liberty cannot exist in isolation. वो कहते हैं कि जो true liberty है वो isolation में exist नहीं कर सकती. It is discovered through participation in the community and its shared values. एक ट्रू लिबर्टी कैसे डिस्कवर की जाती है? कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने की और उसकी वैल्यू शेयर करने से। लिबर्टी देयरफॉर इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल चॉइसेस बट अबाउट द सोशल कंडीशंस दैट मेक मीनिंगफुल चॉइसेस पॉसिबल। जो लिबर्टी है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की चॉइसेस के बारे में नहीं है, वो ऐसी सोशल कंडीशंस के बारे में है जो कि हमारे चॉइसेस को मीनिंगफुल बनाती है, मतलब उसको पॉसिबल बनाती है। फिर है रिपब्लिकन लिबर्टी, liberty as non-domination. Thinkers like Philip Pettit and Quentin Skinner offer a third alternative. अब फिलिप पेटिट और क्वेंटिन स्किनर जो है ये थर्ड ऑल्टरनेटिव देते हैं लिबर्टी के लिए। They argue liberty isn't just an absence of interference but the absence of domination. ये कहते हैं कि जो लिबर्टी है वो सिर्फ एक एब्सेंस नहीं है, मतलब जो इंटरफेरेंस का एब्सेंस का मतलब सिर्फ लिबर्टी नहीं है, उसका मतलब है कि जो डोमिनेशन है ना, जो डोमिनेशन है, जो मेन रूल कर रहे हैं, उनका एब्सेंस होना ही लिबर्टी है। इवन इफ अ बेनिवोलेंट मास्टर डज नॉट इंटरफेयर विद यू, यू आर नॉट फ्री बिकॉज यू लिव एट देयर मर्सी। अगर एक कोई मतलब अच्छा मास्टर है ना, जो ज्यादा वॉयलेंट नहीं है लेकिन वो मास्टर है, लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं कर रहा, बट फिर भी आप उसकी मर्सी पे, उसकी दया पे जी रहे हो, है ना, आप फ्री नहीं हो पूरी तरीके से। True liberty requires a political status where no one has the arbitrary power to interfere with you. जो ट्रू लिबर्टी होगी उसमें एक पॉलिटिकल स्टेटस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारे हमारे जो फ्रीडम है, हमारी जो लिबर्टी है, उसको इंटरफेयर ना करने दे। फिर है द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैव चैलेंज्ड द ट्रेडिशनल पब्लिक प्राइवेट डिवाइड इन लिबर्टी डिबेट्स। जो फेमिनिस्ट है उन्होंने चैलेंज किया है पुराने और पब्लिक प्राइवेट डिवाइड को, जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है ना, ट्रेडिशनल कस्टम्स के नाम पे जो भेदभाव चलता आ रहा है जेंडर बेसिस पे, ये उस पे डिबेट करते हैं और उसको चैलेंज करते हैं। दे आर्ग्यू दैट लिबर्टी इन द पब्लिक स्फीयर इज मीनिंगलेस इफ वुमेन फेस डोमिनेशन इन प्राइवेट एंड डोमेस्टिक स्फीयर। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि लिबर्टी यूजलेस है, मतलब मीनिंगलेस है, अगर आप सिर्फ पब्लिक स्फीयर की बात कर रहे हो, लेकिन प्राइवेट स्फीयर में तो वुमेन को डोमिनेशन फेस करना पड़ रहा है ना, तो फिर लिबर्टी क्या है, मीनिंगलेस है वहां पे। द डिबेट हेयर फोकसेस ऑन हाउ पेट्रियार्कियल स्ट्रक्चर्स लिमिट द सब्सटेंटिव लिबर्टी ऑफ वुमेन। ये जो डिबेट है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है यहाँ पे राइट्स लिबर्टी के लिए, ये कहता है कि जो पेट्रियार्कियल स्ट्रक्चर जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है वो एक वुमेन की लिबर्टी को भी तो रोक रहा है ना, उसमें भी तो वो इंटरफेरेंस कर रहा है, उसको भी तो वो स्टॉप कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ फॉर्मल लीगल फ्रीडम्स। चाहे फॉर्मल लीगल फ्रीडम्स आप जितनी मर्जी बना लो पब्लिक लाइफ के लिए, है ना, लेकिन जो
पर्सनल लाइफ है, जो प्राइवेट लाइफ है, जो प्राइवेट स्फेयर है एक घर का, वहां पे तो वुमेन को डोमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, तो ये उस चीज को चैलेंज करता है। अब है कंक्लूजन। कंटेम्प्रेरी डिबेट्स सजेस्ट दैट लिबर्टी इज नॉट अ मोनोलिथिक कॉन्सेप्ट, while the protection of individual choice, negative liberty, remains vital. Modern theorists increasingly argue that for liberty to be meaningful, it must be supported by social resources, protected from arbitrary power, and understood within the context of community and gender relations. अब है क्वेश्चन 5। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी इज अ फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, asserting that all individuals possess equal inherent worth. In contemporary political theory, the debate has shifted from the mere formal equality to substantive equality. जो इक्वालिटी है वो डेमोक्रेसी का मेन फाउंडेशनल एक प्रिंसिपल है ना। अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कैसे एग्जिस्ट करेगी। asserting that all individual possess equal inherent worth, और ये बताता है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन को इक्वलिटी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। फर्स्ट है फॉर्मल इक्वलिटी। लीगल मतलब फॉर्मल इक्वलिटी मतलब लीगल और पॉलिटिकल इक्वलिटी। दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफन कॉल्ड equality before the law. It ensures that every citizen has the same legal status and political rights, such as the right to vote, universal adult franchise, regardless of their background. अब जो फॉर्मल इक्वलिटी है ये इंश्योर करता है कि हर एक सिटीजन को सेम लीगल स्टेटस और पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बिना इस चीज के कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। Second है equality of opportunity. This concept suggests that everyone should have the same starting point. It demands the removal of obstacles like discrimination based on caste, gender, or race, so that individuals can succeed based on their talent and effort. अब यहाँ पे बात होती है अपॉर्चुनिटी की, मतलब हर एक पर्सन को, सोसाइटी में रह रहे हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की, अपनी सक्सेस को पाने की, है ना, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। कास्ट, जेंडर या उसके कलर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए, और उसको पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर एक फील्ड में अपना करियर बनाने की, सक्सीड करने की, अपने टैलेंट और एफर्ट्स के बेसिस पे। फिर है इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, सब्सटेंटिव इक्वालिटी। क्रिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्ग्यू दैट सोशल रियलिटीज, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन मेक अ फेयर रेस इम्पॉसिबल। अब इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या है, मतलब कि आपने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो दे दी, लेकिन अगर उस पर्सन के पास पॉवर्टी है, एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं हो पा रही उसके पास, तो फिर वो कैसे उस अपॉर्चुनिटी का यूज करेगा, है ना। ये एडवोकेट करते हैं द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू इंश्योर मोर इक्वल लिविंग कंडीशंस, ऑफन थ्रू अफर्मेटिव एक्शंस और रिजर्वेशंस। अब ये बोलते हैं कि आपको रियल इक्वालिटी चाहिए तो उसके लिए आपको जो रिसोर्सेज हैं, जो एक रिच पर्सन के पास, एक रिच स्टूडेंट के पास है, वही एक पुअर स्टूडेंट को भी पूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इक्वालिटी रियल टर्म्स में हो तो। फिर है द लिबरल वर्सेस सोशलिस्ट डिबेट्स। लिबरल्स प्रायोरिटाइज्ड equality of opportunity and individual merits. Socialists argue that true equality is impossible without economic equality and the abolition of the class distinction. अब जो लिबरल और सोशलिस्ट के बीच जो डिबेट है इक्वालिटी पे लेके, है ना, उसमें जो सोशलिस्ट लिबरल्स हैं वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते हैं और इंडिविजुअल की इक्वालिटी पे फोकस करते हैं। लेकिन जो सोशलिस्ट है वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर आपको ट्रू इक्वालिटी चाहिए तो आपको पहले सोसाइटी में जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, जो क्लास के बेसिस पे जो डिस्टिंक्शन चल रहा है, जो डिफ्रेंसिएशन चल रहा है, जो भेदभाव चल रहे हैं, है ना, कि जो वर्किंग क्लास है वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो इस चीज को पहले रोकना पड़ेगा, तभी आपको जो ट्रू इक्वालिटी मिल पाएगी। फिर है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। थिंकर्स लाइक माइकल वॉल्जर आर्ग्यू दैट इक्वालिटी शुड बी अंडरस्टूड अक्रॉस डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। जो इक्वालिटी है वो अलग अलग स्फीयर में अलग अलग हो जाती है, जैसे कि मनी, एजुकेशन, political power. Being successful in one sphere doesn't automatically grant dominance in another. अगर आप किसी एक स्फीयर में सक्सेसफुल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक दूसरी फील्ड में भी डोमिनेंस या उसमें भी सक्सेस मिल जाएगी। फिर है सेकंड जस्टिस। जस्टिस इज द रिकंसाइलिंग वर्च्यू दैट बैलेंसेस द कंपीटिंग क्लेम्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी।
जस्टिस ऐसी एक चीज है जो कि बैलेंस करता है लिबर्टी और इक्वालिटी को. इट इज द मोरल फ्रेमवर्क दैट डिटरमाइंस हाउ राइट्स, ड्यूटीज एंड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्जिनलाइज्ड. मतलब जो पुअर लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड, जो गरीब हैं, जिनको इक्वालिटी नहीं मिल पा रही है, तो जस्टिस उनके लिए काम करता है, एक मॉरल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है कि कैसे उनको राइट्स, ड्यूटीज और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं. जो गरीब लोग हैं, जो अपने राइट के लिए नहीं लड़ सकते, उनके लिए प्रोवाइड की जाए. फर्स्ट है प्रोसीजरल जस्टिस वर्सेस सब्सटेंटिव जस्टिस. Procedural justice focus on the fairness of the rules. If game is played by the rules, the outcome is considered just. Substantive justice looks at the actual outcome and whether it is fair to marginalized. Substantive justice जो है वो actual outcome पे focus करता है और वो ये चीज देखता है कि क्या ये जो गरीब, जो marginalized लोग हैं, उनके लिए fair है, उनके लिए सही है या नहीं है. जॉन रॉल्स की थ्योरी है जस्टिस की, वो इसमें हम इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना होगा. तो रॉल्स कहते हैं कि रॉल्स इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंटेम्प्रेरी थ्योरी. जो जॉन रॉल्स हैं वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट है. इन हिज बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ही प्रपोजेस द व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अ थॉट एक्सपेरिमेंट वेयर इंडिविजुअल डिजाइंस अ सोसाइटी विदाउट नोइंग देयर प्लेस इन इट. ही अराइव्स एट टू प्रिंसिपल्स. अब इसमें जो है जॉन रॉल्स एक अपनी बुक में अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो एक चीज प्रपोज करते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस. वेल ऑफ इग्नोरेंस आपने पढ़ा होगा, है ना, कि उसमें ये चीज ये इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किसी भी पर्सन को ये पता नहीं होता कि उसकी खुद की प्लेस क्या है एक सोसाइटी में, है ना, ताकि फिर वो इक्वल रहे. वो जो भी राइट्स, जो भी पॉलिसीज बनाए, वो सारे सबके लिए इक्वली बनाए. उसके दो प्रिंसिपल्स हैं. लिबर्टी प्रिंसिपल्स, मैक्सिमम लिबर्टी फॉर ऑल कंपेटेबल विद सिमिलर लिबर्टी फॉर अदर्स. डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है? सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर परमिसिबल ओनली इफ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. ये कहते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, ये तभी परमिसेबल है, मतलब ये तभी ठीक है जब ये जो लीस्ट एडवांटेज है हमारी सोसाइटी के, उनको ये फायदा पहुंचा रहे हैं, उनको ये बेनिफिट कर रहे हैं. फिर है कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स. थिंकर्स लाइक माइकल सैंडल आर्ग्यू दैट जस्टिस कैन नॉट बी न्यूट्रल और यूनिवर्सल. अब जो कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं, जैसे कि माइकल सैंडल, ये कहते हैं कि जो जस्टिस है वो न्यूट्रल और यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता. इट मस्ट बी रूटेड इन द स्पेसिफिक ट्रेडिशंस एंड कॉमन गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. अब है ग्लोबल जस्टिस. इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, contemporary debates explore whether justice should apply only within a nation or if wealthy nations have a duty of justice towards the poor of other nations. अब जो ग्लोबल जस्टिस है, यहाँ पे बात की जाती है कि जो कंट्रीज डेवलप्ड है, ऑलरेडी वेल्दी है, डेवलप्ड है, उनके पास एक ड्यूटी होनी चाहिए जो पुअर कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करने की, उनको जस्टिस प्रोवाइड करने की, हर एक चीजें, रिसोर्सेज इक्वली प्रोवाइड करने की. फिर है कैपेबिलिटी अप्रोच. अमर्त्य सेन और मार्था नुसबॉम आर्ग्यू करते हैं जस्टिस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स बट अबाउट इंश्योरिंग पीपल हैव कैपेबिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन एंड सेफ्टी टू लीड अ लाइफ दे वैल्यू. कैपेबिलिटी अप्रोच में अमर्त्य सेन और मार्था नुसबॉम कहते हैं कि जो जस्टिस हो, जो ट्रू जस्टिस है, वो कब होगी? सिर्फ लोगों को गुड्स या रिसोर्सेज प्रोवाइड करने से नहीं होगी, बल्कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि लोग केपेबल हैं उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करने का, उनको प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एजुकेशन मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है, ताकि वो उन चीजों, उन रिसोर्सेज को यूज करके सक्सीड कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके. लास्ट है कंक्लूजन. बोथ इक्वालिटी एंड जस्टिस आर एसेंशियली contested concepts. While equality focuses on the status of individuals, justice provides the overarching moral logic to distribute benefits and burdens fairly. जो इक्वालिटी और जस्टिस है, दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. जैसे कि इक्वालिटी फोकस करता है एक इंडिविजुअल के स्टेटस को, लेकिन जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करता है एक मॉरल लॉजिक, ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाए फेयरली, मतलब सही तरीके से, लीगल तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाए, ताकि जो पुअर और जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं वो भी आगे बढ़ सके, वो भी ग्रो कर सके. यहाँ पे हमारे ये 5 क्वेश्चंस खत्म होते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके और आगे के जो सेक्शन 2 के 5 क्वेश्चंस हैं वो. Thanks for watching. Subscribe Politeholic for more detailed unit-wise videos of political science focusing IGNOU, SOL, DU, BA, MA, and join the Telegram channel
given in YouTube channel's description for notes and PDFs.